ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। न्यूज एट 10 की शुरुआत करेंगे लठमार ईद से। वैसे तो मथुरा की लठमार होली चर्चा में रहती है, लेकिन आज आपको कई शहरों से आई लठमार ईद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कहीं नमाज पढ़ने को लेकर लाठी चली, कहीं पुरानी रंजिश में दो गुट ईदगाह के बाहर ही भिड़ गए, तो कहीं किसी और बात पर नमाजियों के बीच लाठियों से युद्ध होने लगा। वैसे तो ईद मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन आज के दिन ही जब नमाजी आपस में भिड़े तो फिर इसके वीडियो वायरल होने लगे। देखिए, हमारे ईदगाह में झगड़ा हो गया इस सब के बारे में। पहली जमात के लोग ईदगाह खाली कर दें। पहले हमको बोल रहे हैं पहली जमात के लोग ईदगाह खाली करें। रमजान का पाक महीना खत्म हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने धर्म के सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए ईदगाहों पर जमा हुए, लेकिन बिहार के किशनगंज में बड़ा बवाल हो गया। ये देखिए, हमारे ईदगाह में ये सब हो रहा है। किसी ने नया नया कुर्ता सिलवाया था, किसी ने नई लुंगी खरीदी थी, तो कोई सितारों वाली टोपी पहनकर आया था, इस उम्मीद में कि मीठी ईद आई है, दुश्मन को भी गले लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो बवाल हो गया। लाल कुर्ते वाले भाईजान सफेद कुर्ते वाले को पीट रहे थे, सफेद कुर्ते वाले भाईजान हरे कुर्ते वाले को पीट रहे थे, और हरे कुर्ते वाले जो मिल रहा था उसे ही पीट रहे थे। देखिए, हमारे ईदगाह में झगड़ा हो गया इस सब के बारे में। ईदगाह पर आए थे मुल्क में अमन की दुआ मांगने, लेकिन आपस में ही भिड़ गए। देखिए, हमारे ईदगाह में ये सब हो रहा है। आसमान में हाई टेंशन लाइन की तार थी, लेकिन गुस्से का करंट इन नमाजियों की रगों में दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इनमें बच्चे थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, सब आए थे नमाज पढ़ने, लेकिन आपस में ही उलझ बैठे। देखिए, हमारे ईदगाह में झगड़ा हो गया इस सब के बारे में। नजारा ऐसा था मानो पानीपत की चौथी लड़ाई होने जा रही है। नमाजियों के हाथ में बांस थे जो आसमान की तरफ तने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी बादशाह की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी है। झगड़ा जोरदार था, गुस्सा सिर पर सवार था। ईदगाह की दहलीज से लेकर खेत तक हर ओर हाहाकार था। सैकड़ों लोगों की भीड़ से सड़क की धूल आसमान में उड़ने लगी थी। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, कंधे पर राइफल टंगी थी, लेकिन करें भी तो करें क्या। इधर पुलिस वाले समझा रहे थे, उधर ईदगाह के लाउड स्पीकर से अजान की जगह अपील की आवाज गूंज रही थी। मुअज्जिन गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। पहली जमात के लोग ईदगाह खाली कर दें। पहले हमको बोल रहे हैं पहली जमात के लोग ईदगाह खाली करें। ये भीड़ न तो मुअज्जिन की बात सुनने को तैयार थी, न मौलवी की। हर हाथ में बांस था और सामने वाली भीड़ पर हमला करने की कोशिश। अब आप सोच रहे होंगे, ये लोग तो आए थे नमाज पढ़ने, फिर हाथ में ये बांस कहां से आ गया। अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ईदगाह के आसपास सरकार ने पेड़ लगवाए हैं, पेड़ों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए बांस का कवच लगाया गया है, लेकिन भीड़ ने ना आव देखा ना ताव, सरकारी संपत्ति को ही हथियार बना लिया और चढ़ाई कर दी ऐसे मानो कोई महारत हासिल करने निकल पड़े हों।
ईदगाह के सामने का मैदान रण क्षेत्र में क्यों बदला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये मामला किशनगंज के पहाड़ कट्टा क्षेत्र का है। रत्नपुर हाई स्कूल के पास ईदगाह है। ये ईदगाह बिहार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है। सैकड़ों साल से यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ईद के मौके पर भीड़ ज्यादा होती है तो दोनों राज्यों के नमाजियों के लिए अलग अलग समय निर्धारित हुआ था। तय हुआ था कि पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करेंगे और जब वो निकलेंगे तो बिहार वालों की बारी आएगी। लेकिन बंगाल के नमाजियों ने ज्यादा वक्त लगा दिया और इसी बात पर बिहार के नमाजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पहले हंगामा हुआ, फिर मारपीट शुरू हो गई। बिहार के नमाजियों का गुस्सा इस वजह से भड़का क्योंकि भरी दोपहरी में चिलचिलाती गर्मी में वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बंगाल के नमाजी ईदगाह से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी तरह के हंगामे के साथ यहाँ के लोगों की ईद मनी। कुछ लोग अस्पताल पहुंचे, कुछ घर गए और कुछ पुलिस थाने गए। पुलिस ने बताया कि मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद मामला काबू में आया। नमाज के समय को लेकर दो अलग अलग जमात में कुछ विवाद एवं झड़प हो गई थी। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है। बिहार के बाद अब हरियाणा चलिए। किशनगंज की तरह मेवात में भी ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जमा थी। लेकिन तभी दोनों पक्ष खेत में आ गए और लाठी डंडे चलने लगे। ये झगड़ा तिरवाड़ा गांव में हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि दो गुटों में पुरानी रंजिश चल रही थी और एक गुट ने ईद के ही मुबारक मौके पर दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। विवाद बढ़ा तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। घायल अस्पताल पहुंचे और मामला पुलिस की डायरी में दर्ज हो गया। ईद की नमाज मेरठ के सिवाल खास में भी हुई और झगड़े का वीडियो यहां से भी सामने आया। किसी ने पत्थर से हमला किया, किसी ने लाठी से तो किसी ने बीच में ही तमंचा निकाल लिया। ये तमंचा कौन चला रहा? ना उस पे भी वो तमंचा वो ले रखा। तमंचे पर डिस्को तो खूब सुना था, लेकिन तमंचा लेकर मेरठ में लोग नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं, ये पहली बार सुनने में आया है। सफेद रंग के चमचमाते कुर्ते पहनकर ये नमाजी अपने ही मोहल्ले के लोगों के खून के प्यासे नजर आए। अरे मर जा करे नबी, अरे छोड़ दो, अरे मर जाएगा, अरे मर जा करे नबी, छोड़ दो, मर जाएगा। लठबाजी, पत्थरबाजी और तमंचेबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। किसी का सिर फूटा है तो किसी का हाथ टूटा है। बिहार, हरियाणा और यूपी के बाद अब राजस्थान चलिए। हंगामे जैसे हालात टोंक में भी बन गए थे। मालपुरा में ईद के मौके पर बवाल हो गया। नमाज पढ़कर निकले हजारों लोग ट्रक स्टैंड पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इससे हाईवे जाम हो गया। दरअसल पिछले 5 साल से ईद के मौके पर निकलने वाला जुलूस बंद है। इस बार लोग जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन इसके लिए पहले से परमिशन नहीं मांगी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने मना कर दिया। हालांकि पुलिस ने सख्ती से समझाया तो ये लोग अपने घर को लौट गए। गनीमत रही कि यहाँ कोई उपद्रव नहीं हुआ।
क्या महंगी कार में बैठने वालों के लिए मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं होती? वैसे तो हादसा कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, आए दिन हादसे होते भी रहते हैं, लेकिन नोएडा में 5 करोड़ की कार चला रहे शख्स ने मजदूरों को कुचलने के बाद जो रिएक्शन दिया, उसने लोगों को हैरान कर दिया। शहर वही है, लेकिन इस बार भल्लाल देव का रथ बदल गया है। काले थार वाले की थितरई तो आप पहले ही देख चुके हैं, अब लाल लैम्बोर्गिनी वाले की लफंगई भी देख लीजिए। क्या भाई स्टंट ज्यादा सिगली है, स्टंट ज्यादा सिगली है। कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर। तो क्या देख उधर। अरे बाप रे, कितना भोला आदमी है ये। सड़क किनारे बैठे मजदूरों पर कार चढ़ा दी और पूछ ऐसे रहा है मानो उन पर पुष्प अर्पित किए थे। कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं मरा, और मर भी जाता तो कौन सा आपकी सेहत पर फर्क पड़ता। आप तो बड़े बाप की औलाद ठहरे। 5 करोड़ की गाड़ी से सड़क पर चलते हो, आपको तो ऐसा लगता है कि सड़क ही आपने खरीद ली है। गलती तो उन मजदूरों की थी जो दिन भर मेहनत करने के बाद सड़क के किनारे बैठकर आराम कर रहे थे और आपकी गाड़ी के नीचे आ गए। कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार सोचेंगे कि क्या वाकई ये कोई इंसान है? क्या वाकई इसे किसी की मौत से कोई फर्क पड़ता होगा? क्या वाकई इसके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज भी होगी? पूछ ऐसे रहा है मानो कोई इंसान नहीं, मक्खी को कुचल दिया हो। कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर। ये घटना नोएडा की है। सेक्टर 94 में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी प्रोजेक्ट के मजदूर काम खत्म होने के बाद सड़क के किनारे बैठे थे और इस शख्स ने उन्हें ठोक दिया। लोगों ने वीडियो बनाया, दौड़ते हुए कार वाले के पास पहुंचे, शीशा नीचे करवाया और अंदर देखा तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। क्या भाई स्टंट ज्यादा सिगली है, स्टंट ज्यादा सिगली है। कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर। तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ भैया। लेटर देते हुए आ रहे हो, हल्का सा दिए हो। ये वही जगह है जहां लैम्बोर्गिनी वाले ने मजदूरों को टक्कर मारी थी। जरा सोचिए, जिस टक्कर से डिवाइडर का सीमेंट उखड़ गया हो, उस टक्कर में मजदूरों की हड्डी भला कैसे बची होगी। लैम्बोर्गिनी वाले की सनक के शिकार हुए दोनों मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। हम बैठे थे तो ना बैठ कर खाने भी बना कर खा रहे थे और घर से आया जैसा लग रहा है कि पगला के जैसा गाड़ी आ रहा है। हम लोग को उड़ते उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए, गिर गए। तो इसलिए चक्के में गाड़ी चढ़ा दिया, चढ़ गया चक्का। जांच में पता चला कि जिस लैम्बोर्गिनी से ये टक्कर हुई वो यूट्यूबर मृदुल तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दीपक नाम का शख्स इसे चला रहा था। घायल के बेटे ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है। वो काम करके साइड में बैठा था, वो गाड़ी वाला आए, गाड़ी वाला इसी को ये लोग बैठे थे जिधर, बस उधरे हड़बड़े गाड़ी घुसा दिया। अब वो लोग घुसाया, बस ये लोग को ऐसा धक्का मारा कि लोग लाली में फेंका गया, उड़िया के फेंकाया। लाली में एक गिर गया और एक मेरा पिताजी चक्का चढ़ गया, में जांग टूट गया। हाँ, नाली जो घेरता है ना, उसी के ऊपर ये लोग बैठा था। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने लैम्बोर्गिनी चला रहे दीपक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कार भी जब्त हो गई। और तस्वीरों में आप ये वही गाड़ी देख पाएंगे जो फिलहाल इसकी अगर स्थिति की बात करें तो आप इस तरफ अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं, ये वही गाड़ी है जिसने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी और किस तरह से जो ये गाड़ी है लैम्बोर्गिनी उसको भी काफी ज्यादा जो नुकसान है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और ये पूरी जो घटना है वो थाना सेक्टर 126 की है। और अगर बात करें तो इसके बाद पुलिस ने जो गाड़ी चला रहे युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी जब्त किया है। रविवार की ये घटना है। आरोपी को पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोमवार को अदालत से उसे जमानत मिल गई। चेहरे पर मास्क लगाकर दीपक
कोर्ट से बाहर निकला, मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा उसका साथी उसे मीडिया के कैमरों से बचाते हुए काले रंग की चमचमाती कार तक ले गया और यहाँ से दोनों निकल गए। दीपक अब दीपक के वकील को सुनिए। ऑफेंस है तो बेल मिलना था, तो सारे ऑफेंस सारे की सारी ऑफेंस जो थी सारी बेलेबल, कोई कंडीशन दी? कोई कंडीशन नहीं। यानी रविवार को मजदूरों को कुचला और सोमवार को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। यानी 24 घंटे के भीतर दीपक पुलिस की कस्टडी से बाहर आ गया। हालांकि सूरजपुर कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने मजदूरों को महंगी कार से कुचलने वाले दीपक से निबंध नहीं लिखवाया, जैसा पुणे में देखा गया था। सिर्फ 25,000 रुपए की बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। अब उस मजदूर के बेटे को सुनिए, इस टक्कर के बाद उसके पिता की हालत कैसी है। अभी वो लोग तो बहुत चोट लगा है, सह नहीं पा रहा है, चोट इतना लगा है वो लोग को। हाथ पे और चेहरे पे भी लगी है? चेहरे पे भी लगी है, हाथ भी, उनका हाथ दर्द है अभी, और ये उंगली भी टूट गया है लगता है, उंगली भी टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता है उंगली। अब एक तरफ मजदूर का दर्द समझिए और दूसरी तरफ कानून की किताब पढ़िए, जिसने 24 घंटे के भीतर उस शख्स को सलाखों से बाहर निकाल दिया जिसने 2 मजदूरों को कुचल दिया था। सामान चीन का हो तो पहली शर्त यह होती है कि आप गारंटी की उम्मीद बिल्कुल ना करें। दुकानदार भी गारंटी देने में हाथ खड़े कर देते हैं और यही गलती थाईलैंड की सरकार ने कर दी। शुक्रवार को भूकंप के दौरान बैंकॉक की जो बिल्डिंग गिरी थी वो चीन की कंपनी बना रही थी। अब सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि जब सैकड़ों इमारत नहीं गिरी तो फिर चाइनीज कंपनी की तरफ से बनाई गई इमारत कैसे गिर गई। शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड की धरती भूकंप से डोली तो दोनों ही देशों में जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रही ये 33 मंजिला निर्माणाधीन इमारत, जो 7.7 तीव्रता के भूकंप को बर्दाश्त नहीं कर पाई और धराशायी हो गई। लेकिन अब इमारत के गिरने को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, भूकंप थम चुका है और ये 33 मंजिला इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही है। अब इमारत गिरने की घटना को एक और एंगल से देखिए। वीडियो में सब कुछ स्थिर है सिवाय इस इमारत के। पटरी पर ट्रेन खड़ी है, पुल पर खड़ी गाड़ियों से वीडियो बनाया जा रहा है। आसपास की बिल्डिंग भी अपनी जगह पर खड़ी है, लेकिन ये इमारत डोलने लगती है और गिर जाती है। जब यह हादसा हुआ तो सड़क पर गाड़ियां सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन बिल्डिंग के गिरते ही लोग भागने लगे। अब घटना को एक और एंगल से देखिए। भूकंप आकर जा चुका था, लेकिन लोगों को आभास हो चुका था कि ये इमारत गिर जाएगी। लोग मोबाइल का कैमरा ऑन करके इमारत के पास खड़े थे और तभी ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चारों तरफ धूल का गुबार नजर आया और लोग सड़क पर भागते हुए दिखाई दिए। लोगों के भागने से ये तो साफ लग रहा है कि भूकंप आकर जा चुका था और कुछ ही देर में धूल का गुबार इन लोगों तक भी पहुंच गया।
अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बिल्कुल इमारत के बगल से बनाया गया है। भूकंप के जाने के बाद मजदूरों को लगा था कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन तभी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। कई मजदूर मलबे में दब गए तो कई मजदूर भागते भागते धूल के गुबार में गायब हो गए। अब सवाल है, आखिर बैंकॉक की ये 33 मंजिला इमारत ही क्यों गिरी? बैंकॉक तो ऊंची ऊंची इमारतों का ही शहर है। 33 मंजिला इमारत तो यहाँ के लिए बहुत छोटी बात है। यहाँ की कोई इमारत 50 मंजिला है, कोई 60 तो कोई 70। फिर ऐसा क्या हुआ कि 33 मंजिला इमारत इस भूकंप को नहीं बर्दाश्त कर पाई, जबकि बाकी इमारतें अपनी जगह पर खड़ी रहीं? आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। उससे पहले इस इमारत को देखिए। ये बैंकॉक की सबसे ऊंची इमारत है। नाम है महानाखोन टावर। इसकी ऊंचाई 314 मीटर है। इस टावर की 78वीं मंजिल पर रूफ टॉप बार है। इसका डिजाइन भी इसे बाकी इमारतों से अलग बनाता है और ये इमारत भी भूकंप के दौरान अपनी जगह पर खड़ी रही। अब बात करते हैं इस 33 मंजिला इमारत की, जो भूकंप के झटके नहीं झेल पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहली बात तो यह है कि इस इमारत का निर्माण चीनी कंपनी की तरफ से किया जा रहा था। यानी वो कहावत बिल्कुल सही साबित हुई कि चीन का सामान चले तो चांद तक, वरना टिकता नहीं शाम तक। इस गिरी हुई बिल्डिंग ने चीनी सामानों के लिए कही गई इस बात को पूरी तरह सिद्ध कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये इमारत भी बैंकॉक की बाकी दूसरी इमारतों की तरह भूकंप के झटके के बाद भी खड़ी रह जाती, जो कि नहीं हुआ। चीनी कंपनी की तरफ से बनाई जा रही ये इमारत अपने साथ कई निर्दोष लोगों की जिंदगी भी निगल गई। कई मजदूर घायल हो गए तो कई लापता हैं। मलबे के ढेर में अभी भी जिंदगियों को तलाशने का काम चल रहा। अब इस मामले में थाईलैंड सरकार हरकत में आ गई है। थाईलैंड के डिप्टी पीएम ने इस मामले की तत्काल जांच के आदेश दे डाले। इसके साथ ही विशेषज्ञ समिति को कारण का पता लगाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि थाईलैंड सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए चीनी कंपनी को मोटी रकम दी थी। चीन की कंपनी पिछले 3 साल से इसके निर्माण में लगी थी और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, लेकिन एक भूकंप आया और चीन के घमंड को आसमान से लाकर सीधे जमीन पर पटक दिया। अब इस वीडियो को देखिए। ये उसी 33 मंजिला इमारत का वीडियो है जो भूकंप के चलते जमींदोज हुआ है। ये वीडियो कुछ समय पहले चीनी कंपनी ने ही अपलोड किया था। दावा किया जा रहा था कि इमारत अंदर से पूरी तरह बनकर तैयार है, सिर्फ बाहर से इसे चमकाने का काम चल रहा है। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त के वीडियो में ये नजर आ रहा है कि इमारत के चारों तरफ कांच लगाने का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये इमारत और इसे बनाने वाली चीनी कंपनी सवालों के घेरे में है। थाईलैंड सरकार के अलावा एक्सपर्ट भी इसकी बनावट और क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। दीपावली आने में अभी काफी वक्त है, लेकिन आज आपको एक ऐसे रॉकेट का वीडियो हम दिखाएंगे जो बिल्कुल वैसे ही फुस हो गया जैसे दिवाली के दिन हमारे और आपके कुछ रॉकेट थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने के बाद ही जमीन पर गिर जाते हैं। यह घटना हुई है जर्मनी में, जहां स्पेक्ट्रम रॉकेट कुछ सेकंड बाद ही जमीन पर गिरकर आग के गोले में बदल गया। करीब 54 सेकंड की इन तस्वीरों में आसमान के पार जाने की ख्वाहिश है। अंतरिक्ष के विस्तार में दर्ज रहस्यों को खोजने का लक्ष्य है, लेकिन उम्मीदों की उड़ान 40 सेकंड के सफर में ही दम तोड़ गई। अनंत अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा रॉकेट बीच में ही अपना रास्ता भटक गया और फिर यह तस्वीर सामने आई। समय दोपहर 12:30। जगह आर्कटिक एंडोया स्पेस पोर्ट
नॉर्वे। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। जर्मनी की स्टार्टअप कंपनी बवेरियन इसार एरोस्पेस का स्पेस रॉकेट उड़ान भरने ही वाला था। काउंटडाउन दिया जा चुका था। रॉकेट की लिफ्ट ऑफ एकदम सही थी। 30 सेकंड तक उड़ान सही दिशा में गई, लेकिन तभी रॉकेट से ईंधन का रिसाव शुरू हुआ और रॉकेट के किनारों से धुआं छूटने लगा। नतीजा, रॉकेट अपनी दिशा भटक गया। जहां जाना था वहां पहुंचना तो दूर, रॉकेट तेजी से गिरने लगा और करीब 40 सेकंड बाद ही 92 फुट लंबा रॉकेट समुद्र में एक जोरदार विस्फोट के साथ गिर गया। रॉकेट जैसे ही गिरा, ऐसा लगा मानो कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की पूरी धरती हिलने लगी। धमाके की आवाज को मीलों दूर तक सुना जा सकता था। चारों तरफ सफेद धुएं का गुबार छा गया और पल भर में 200 करोड़ रुपए के रॉकेट का नामो निशान मिट गया। यूरोप की धरती से यह पहली उड़ान थी जो असफल रही। मिशन का मकसद लॉन्च व्हीकल का डेटा जुटाने का था। यूरोप से सैटेलाइट्स लॉन्च करने की क्षमता विकसित करना था। सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था। मिडिल साइज के इस सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि कंपनी ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि क्रैश के वक्त रॉकेट में कोई पेलोड नहीं था। जहां रॉकेट क्रैश हुआ, वहां की स्थानीय पुलिस का कहना है कि रॉकेट से किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच दुनिया के सबसे रईस शख्स और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने आपदा में अवसर खोज लिया। एलन मस्क ने वीडियो को ट्वीट करते हुए तंज कसा और लिखा, स्पेस बहुत कठिन है। इसार एरोस्पेस कुछ और प्रयासों में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन स्पेस की यात्रा के लिए जो विश्वसनीयता और भरोसा चाहिए, उसके लिए केवल स्पेस एक्स पर ही भरोसा किया जा सकता है। हालांकि जर्मनी की स्टार्टअप कंपनी बवेरियन इसार एरोस्पेस पहले अंदेशा जता चुकी थी कि रॉकेट किसी भी वक्त फट सकता है। कंपनी ने दावा करते हुए कहा कि घटना के बावजूद इस मिशन से कई महत्वपूर्ण डेटा मिला है जो भविष्य के अभियानों के लिए उपयोगी साबित होगा। ऑर्बिटल रॉकेट आमतौर पर पृथ्वी की कक्षा या उसके बाहर तक सैटेलाइट जैसे पेलोड ले जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। यूरोपीय देशों में अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो स्पेक्ट्रम रॉकेट यूरोपीय महाद्वीप की तरफ से पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल था, जिसकी लॉन्चिंग बार बार खराब मौसम की वजह से टल रही थी। और अब बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। यहां पर मंदार पर्वत है और ये पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। यहां दूर दूर से लोग घूमने पहुंचते हैं, लेकिन बीते 48 घंटे से मंदार पर्वत मुसीबत के बीच घिरा हुआ है। ये मुसीबत आग की है, जिसने पहाड़ को जलाकर राख बना दिया है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन लाचार है क्योंकि इलाका इतना घना है कि दमकल कर्मियों को वहां जाने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा का पूरा जंगल आग की लपटों में गिरा हुआ है। छोटी सी चिंगारी ने हरे भरे जंगल को राख कर दिया है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। जहां देखो सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। तस्वीरें बिहार के बांका जिले से आई हैं। मंदार पर्वत का कोना कोना सुलग रहा है। आग सीताकुंड तक पहुंच गई है, लेकिन दमकल कर्मी अभी तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मंदार पर्वत के इस इलाके तक पहुंचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आग विकराल रूप लेते जा रही, लेकिन प्रशासन के सारे इंतजाम विफल हो रहे। जंगल को काटकर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन नतीजा ना के बराबर है। मंदार पर्वत पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक मंदार पर्वत को भगवान विष्णु का पवित्र आश्रय स्थल माना जाता है। देवों और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए इसी पर्वत का मंथनी के तौर पर इस्तेमाल किया था। कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने मधु कैटब राक्षस को पराजित कर उसे इसी मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के गांवों के लोग सहम गए हैं और कई लोग
मंदार पर्वत पहुंच गए हैं। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश के तहत मंदार पर्वत में आग लगाई है। हालांकि पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आग से निपटने की है, जो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। न्यूज एट 10 में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।